चलो आओ देखो इधर, एक क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, लड़की लोग भी जवाब देगी, ठीक है, लड़का सभी दे सकता है, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास ब्लू लाइट है, कौन सा लाइट है? ब्लू लाइट, ठीक है, हमारे पास है ब्लू लाइट और हमारे पास है रेड लाइट। हमारे पास क्या है? ब्लू लाइट है और दूसरा क्या है? रेड लाइट है, ठीक है। यदि मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NB है और रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा संबंध सही होगा? NB NR से ज़्यादा होगा या NR NB से ज़्यादा होगा या NB और NR दोनों बराबर होगा या ऑल टाइम फेवरेट नन ऑफ दीज होगा? ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बना करके दिखाओ, ठीक है। दो लाइट है हमारे पास, कल बताए थे ना जब रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हुआ तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ब्लू लाइट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NB है, पुनः हमारे पास रेड लाइट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है, ठीक है। तो NB और NR में निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन? चलो आप देखो इधर, एक बात समझो, देखो कल हम लिखाए थे, जैसे मान लो कि यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे NB अपॉन NR, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? NR अपॉन लेमडा R अपॉन लेमडा B, यही होगा ना, यही होता है ना, सब आदमी समझो, यही होता है ना जी लड़की लोग। देखो थोड़ा समझो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में है उसका वेवलेंथ नीचे में है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के द्वारा हम एक फॉर्मूला भी समझ लिए, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और सभी लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सनलाइट कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर से। क्या नाम होता है उसका? विबजियोर, VIBGYOR, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर है। और सभी लोगों को ये मालूम भी होगा कि ये जो 7 कलर है ना, इसमें यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। ये बात याद रखना, वेवलेंथ क्या होगा जी? बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का, और सबसे ज़्यादा किसका? रेड का। हमें वायलेट से मतलब नहीं है, हमको कह रहा है ब्लू और रेड। तो देखना ब्लू यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना कि रेड का वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि जो NR है वो कम होगा। NR क्या होगा? कम होगा। अरे NR क्या होगा? कम होगा। तो ये बात याद रखना है, NR क्या होगा? कम होगा, यानी कि ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन A। कहानी समझ आया? तो इसलिए बोले थे अनठेकानी तुक्का नहीं मारो, बना करके देख लो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? रेड वाला का। कहानी समझ में आया? तो ये बात याद रहे। देखो तो कभी कभी बुद्धि लगा के बनाया जाता है। तो इस फार्मूला सब का कैसे इस्तेमाल होता है मालूम है? चला ना, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? लैंग्वेज में लिखवा दे, समझ में आया ना? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग का भी बुद्धि खुले, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि यदि मान लो कि कोई लाइट एयर में है, ठीक है, यदि कोई लाइट, जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइट रे है, प्रकाश किरण है हमारे पास क्या है? लाइट रे है। यदि ये लाइट रे, यदि यह लाइट रे एयर में है, ठीक है, तब इसका वेवलेंथ कितना है? यदि कोई लाइट रे एयर में है तब इसका वेवलेंथ है मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम। ये बात याद रखना है। अब यही लाइट रे यदि शीशा में चला जाए, ग्लास में चला जाए, तो भाई साहब बताओ इसका वेवलेंथ कितना होगा?
सबसे पहली बात, यदि हवा से ग्लास में जाएगा तो वेवलेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वही तो तुमसे पूछ रहे हैं कि कितना होगा, बता। जब बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा? यदि कोई लाइट हवा में है तो उसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, और यदि वही लाइट शीशा में घुस गया तब उसका वेवलेंथ कितना होगा? बता मुन्ना, बता। दिस इज योर क्वेश्चन। फिर यहां तुक्का नहीं मारना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ। क्या कर रहा है? हाँ, ये लेमडा ए है यानी कि एयर का वेवलेंथ, और ये है लेमडा जी यानी कि ग्लास का वेवलेंथ, मतलब ग्लास में लाइट का वेवलेंथ। कितना सोना तेनू रब ने बनाया। अच्छा, यहाँ से मनहरपुर का थोड़ा ज़्यादा रास्ता खराब है क्या? रास्ता खराब है। कल मनहरपुर के 4-5 गो लड़की सबसे बात हुआ, समझ गया? उसका गार्जियनों से बात हुआ, 12वीं में पढ़ने आएगी, तुम लोग इस बैच में हैं। अब उसका गार्जियन एकदम डेराइल है कि जंगल वाला रास्ता है, रास्ता ख़राब है। हम बोले देखिए, हम तो सुबह 7 बजे से पहले तो पढ़ाई नहीं कहीं पढ़ाएंगे, और जो गर्मी महीने में 7 बजे का बहुत मतलब होता है, तो 2 महीना दिक्कत है, तो अपना देख लीजिए। हम क्या कहेंगे? नहीं, अब हम थोड़ी कहेंगे नहीं भेजबे कीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ हो गया तो ये बात सब है कि नहीं है? ठीक है, खैर अपने गार्जियन की मर्जी। क्या करिए? हाँ देखो, अरे वो तो है 12वीं क्लास में, अपना खुशी चरौत से आती है वो लड़की। चरौत इतना खराब रोड तो नहीं होगा ये वाला? क्या रे, कैसे आती है लड़की अकेले? उसको कितना दिन का है तुम छोड़ दो पढ़ाई, कर देना है हम यहीं पढ़ेंगे। बच्चे पर डिपेंड भी करता है बहुत सारा चीज़। बताओ कितना आंसर आएगा इसका? हाँ, तुम लोग प्रचार कर रहा है ना? कर रहा है रे निशु, करते रहो। हाँ वीडियो, और लड़की साहब नॉट इंटरेस्टेड, रिपोर्ट मारो, नॉट इंटरेस्टेड। कितना आया बताओ? महादेव कुछ कहना चाह रहा है कि? नाम है महादेव, लेकिन देता कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है महादेव। गुना करो ना यार, हमको फाइनल आंसर चाहिए एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में ही आंसर निकालो, मीटर वीटर में बदलने का जरूरत नहीं है। कितना है आंसर? अरे इतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल नहीं बनना है तुम लोगों से। कितना आया? 9,000? नहीं, 9,000 थोड़ी आएगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, थोड़ा अक्ल लगाओ, यदि हवा से ग्लास में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? और यदि स्पीड घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा ना? नहीं समझ रहा है? तो 6,000 से कम में आंसर आएगा, तुम्हारा 9,000 कैसे आ गया? चलो देखो इधर हम बनाते हैं अब। हाँ सब आदमी देखो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो, देखो यदि मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? हवा का, ये 1 है, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5 होगा ना? 1.5। यदि मान लो कि हम ऐसा लिखते हैं 1.5/1 ऐसा लिखते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वेवलेंथ पहले हवा का लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि देखना ऊपर में हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं तो ग्लास का वेवलेंथ नीचे में लिखाएगा ना, हम ये तो जानते हैं। तो अब देखो 1.5 इक्वल टू लेमडा, ये कितना दिया हुआ है? 6,000। कितना दिया हुआ है? और हमें लेमडा जी निकालना है, तो इसीलिए लेमडा जी बराबर गुना भाग करोगे तो आ जाएगा 4,000 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा? 4,000। कितना आसान क्वेश्चन है ये सब ना, ये सब या तो मेडिकल का क्वेश्चन है या तो जेई सब का क्वेश्चन है, बहुत दिन पहले का, 1995 ईस्वी का क्वेश्चन है सब। AIPMT जिस टाइम पर होता था, ठीक है, AIPMT नीट के जगह पर, और ये AIEEE जेई की मेन के जगह पर, समझ गया? जिसका नाम अभी जेई मेन है उसका नाम पहले था AIEEE, समझ गया ना? तुम लोग देखेगा ना कभी क्वेश्चन बैंक तो ऐसा मिलेगा AIEEE इस तरीके से। जिसका नाम नीट है पहले होता था AIPMT, ऐसा मिलेगा तुमको कहीं कहीं पर AIPMT, ठीक है? तो ये सब उसी का क्वेश्चन है। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, और तुम लोगों से ये भी नहीं बन रहा है।
तुक्का मारने से नहीं ना होगा। समझ में आया कहानी? तो ये बात, तो इतना बात सब कुछ सब लोगों को समझ में आया? लड़की से को समझ में आ रहा है इतना बात? तो देखो ये बात आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा बोर्ड मिटाओ, हम आगे बढ़ते हैं। चलो बनाओ हेडलाइन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या डायरेक्ट हेडलाइन बनाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। एक आयताकार शीशे से प्रकाश का अपवर्तन, पढ़े हो तुम लोग? पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, यही बात है ना? चलो जरा समझो इधर, सब लोग लिखना उखना बंद करो। देखो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, दिस इज ग्लास स्लैब, मतलब आयताकार शीशा। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, ये पूरा शीशा है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, बीच में हवा हवा नहीं है, पूरे शीशा का बना हुआ है। ठीक है, चलो देखो, अब मान लो कि एक लाइट यहाँ पर गिर रही है इस तरीके से। ठीक है, और हम मान लिए कि ये नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल है, एन। ठीक है, एन डैश, ये नॉर्मल है मान लो। ठीक है, तो देखो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए ना? देखो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये बात याद रखना है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। देखो ये ऐसे शीशा पर पड़ती है तो इसको सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन ये देख हवा से आ रहा है किसमें? ये मान लो कि हवा नहीं मानो, इसको मान लो μ1 मतलब n1, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 और शीशा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2। तो देखो ये इसमें से इसमें आ रही है, और यदि इसको हम हवा मान ले, क्या मान ले? हवा, और ये शीशा है, ग्लास है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ तक ये लाइट यहाँ पर आ रही है। अब देखो यहाँ पर फिर मीडियम चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? अब मान लो कि ये भी तुम्हारा नॉर्मल है, m डैश। ठीक है, फिर नॉर्मल यहाँ पर मतलब फिर रिफ्रैक्शन होगा ना। ठीक है, तो फिर इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब ये इधर ऐसे, अब नॉर्मल से दूर, अब नॉर्मल से दूर, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये जो रे है, देखो ये था इंसिडेंट रे, शीशा में आया, हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और पुनः जो हवा में आया, मतलब पुनः जो पहले का मीडियम आया, तो इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। कौन सा रे? इमर्जेंट रे, ये बात याद रखना है। ठीक है, हाँ हिंदी हम नहीं जानते इमर्जेंट रे का, अपना देख लेना किताब उताब में। इसका नाम है इमर्जेंट रे। क्या नाम है इसका? इमर्जेंट रे, ये बात याद रखना है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और फाइनल वाला इमर्जेंट रे। देखो एक्चुअली में ये क्या है? ये भी तो इंसिडेंट रे है ना, अरे भाई ये भी इंसिडेंट रे है ना, तो ये बात याद रखना है। अब देखो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि जब किसी ग्लास स्लैब से होकर के लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है ना, यही बात याद रखना है। ठीक है, यही मुद्दा का बात है कि जब भी ग्लास स्लैब से होकर के लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरेलल। अब इस दोनों के बीच का जो दूरी है, ये वाला दूरी, जैसे मान लो ये ए बी हो गया। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इस दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इस दूरी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट, या इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखना है। ठीक है, जनरली हम इसको लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। तो लेटरल शिफ्ट का मतलब समझ में आया? मतलब जब भी ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, और उस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि उस दोनों के बीच का जो सीधा मतलब दूरी है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या तो डेरिवेशन पूछे या तो न्यूमेरिकल पूछे, कभी कभी पूछ देगा लेटरल शिफ्ट बताओ, लेटरल शिफ्ट निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, सब कुछ दे देगा, n1 n2 का वैल्यू दे देगा, लेटरल शिफ्ट कहेगा निकाल के दिखाओ। तो हम यहां पर लेटरल शिफ्ट के लिए एक डेरिवेशन करेंगे, मतलब हम लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। तो इस डेरिवेशन को ढंग से समझना है, डेरिवेशन को याद रखना है, और फाइनल फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है ना, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह से बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से एक लाइन बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लाइन बना देंगे, तो नहीं लग रहा है कि ये भी तुम्हारा ए बी होगा? अरे ये भी हो जाएगा ना लेटरल शिफ्ट, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए ये वाला ए बी या ये वाला ए बी दोनों बराबर है, यानी कि इसको हम यहाँ पर बना दिए तो ये भी लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। ए बी क्या है जी? लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो ओ दे दो। क्या नाम दे दो इसका? ओ नाम दे दो। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं पूरा नीचे तक। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या नाम दे दे? ए बी सी नाम देते हैं इसका। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखो, अब देखो ये एंगल आई है, ये क्या है? एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जो एंगल है सो क्या है? एंगल आर है। क्या है ये? आर है। ये बात याद रखना है, ये एंगल आई है और ये क्या है? एंगल आर है। अब समझो जरा, देखो सुनो, लेट सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट माना कि जो ए बी है, ए बी क्या है? लेटरल शिफ्ट। क्या है जी? लेट, हम ऊपर का ए बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले ए बी का, तो ये भी क्या, ये क्या है? लेटरल शिफ्ट है कि नहीं है? लेटरल शिफ्ट, तो ये लेटरल शिफ्ट है। हम मान लिए कि ए बी क्या है? लेटरल शिफ्ट है। उसके बाद जो एंगल आई है, ठीक है, ये वाला क्या है? एंगल आई है। ये जो एंगल आई है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखना, गौर से समझना डेरिवेशन। ये एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखो ये जो है सी ओ ए, यानी कि एंगल सी ओ ए, ये क्या है? एंगल आर के बराबर है। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आराम से डायग्राम में समझो। ठीक है, कि जो एंगल सी ओ ए है, इसी को हम एंगल आर बोल रहे हैं ना, और ये एक्चुअली ये क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जरा तुम समझो, जरा समझो, देखो ये वाला जो आई एंगल है ये पूरे के बराबर नहीं होगा। देखो ये दो लाइन आपस में काटती है, तो 9वां क्लास में पढ़ा होगा, जब दो लाइन आपस में काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि जो एंगल आई है, यानी कि एंगल आई है, देखो सिंस, चूंकि जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल सी ओ, एक नाम देना पड़ेगा यहाँ पर, बी, सी ओ बी के बराबर। किसके बराबर? एंगल सी ओ बी के बराबर। तो इस तरीके से एंगल आई को हम सीधा आई लिखते हैं, और सी ओ बी किसके बराबर है? देखो सी ओ बी, तो आर प्लस ये वाला एंगल रहे ना, आर प्लस ये वाला एंगल, तो आर प्लस इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? ए ओ बी। क्या नाम हो जाएगा? ए ओ बी। और हम यदि ए ओ बी निकालना चाहे तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। तो ये बात याद रखना है। तो देखो ये वाला एंगल क्या हो गया? अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये क्या हो गया? आई माइनस आर। ये वाला क्या हो गया? आई माइनस आर। ये एंगल क्या हो गया? आई माइनस आर। चलो अब देखो, अब थोड़ा सा हम और कहानी समझते हैं। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में घुसेंगे, ए ओ बी। ए ओ बी एक ट्राइंगल है ना, और वो भी राइट ट्राइंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। देखो जरा, ए ओ बी या ए बी ओ एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? एक राइट ट्राइंगल है कि नहीं है? तो अब यहां पर हम जाते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, हम ट्राइंगल ए ओ बी में जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई माइनस आर। ये वाला एंगल का ले रहे हैं, इस एंगल के हिसाब से हम साइन, इस एंगल का साइन निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन आई माइनस आर। तो क्या होगा? पी बाई एच होगा ना। पी, तो पी कौन है? ए बी, और एच कौन है? ओ ए। यही है ना, यानी कि ए बी बाई ए ओ, ए बी बाई ए ओ। देखो ये हो गया साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। ओ बी कैसे हो जाएगा? अरे भाई 90 इधर है ना बॉस, तो एच ही होगा ना। अब देखो हम किस में जा रहे हैं? इन ट्राइंगल, वही छोटका वाला ट्राइंगल में, ए सी ओ में। किस में जा रहे हैं? ए सी ओ में। और यहाँ पर हम साइन आर नहीं कॉस आर लगा रहे हैं। तो कॉस आर क्या होगा बोलो? कॉस आर होगा बी बाई एच, यानी कि ओ सी बाई ए ओ। यही होगा ना, ओ सी बाई ए ओ। देखो इस तरीके से ओ सी बाई ए ओ। तो यदि यहाँ से हम ओ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओ कॉस आर, ए ओ कॉस आर। यही होगा ना। और यदि मान लो यहाँ से हम ए ओ का वैल्यू बैठा दे, तो यहाँ से ए ओ का वैल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है, ए ओ का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ए हो जाएगा साइन आई माइनस आर बट्टे ए बी। यही होगा ना, साइन आई माइनस आर बट्टे ए बी। तो यहाँ पर हम बैठा देते इसका वैल्यू, साइन आई माइनस आर बट्टे ए बी। और ये कॉस आर तो है, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अब हमें निकालना क्या है? अब हमें ए बी निकालना है ना। यहाँ पे ए बी बाई होगा। हैं?
कहाँ है ए ओ पर? हाँ सर, उल्टा कर दिया। अच्छा उल्टा कर दिए, यानी कि यदि यहाँ से ए ओ हम निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी बट्टे साइन आई माइनस आर, इस तरीके से नहीं। तो यहाँ भी वैल्यू सही से बैठाना होगा। तो ए ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे साइन आई, अरे साइन आई माइनस आर, और ये कॉस आर तो ही है, और हमें इसे यहाँ से निकालना क्या है? ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी इंटू साइन आई माइनस आर, और नीचा में कॉस आर, यही हो जाएगा ना। देख लो व्हाट इज ओ सी। ओ सी क्या है बताओ? ओ सी देखो, ओ सी है कि शीशा कितना मोटा है। ओ सी क्या है? शीशा कितना मोटा है। तो हम मान लिए कि शीशा का थिकनेस टी है। रे शीशा का थिकनेस टी है, समझ गया ना। तो यहाँ पर जो माने हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टी बराबर थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। याद रखना ग्लास स्लैब का मोटाई है टी, तो ओ सी टी के बराबर हो जाएगा ना। तो टी साइन आई माइनस आर बट्टे कॉस आर, ये हो गया तुम्हारा लेटरल शिफ्ट का फाइनल फार्मूला। देखो इस तरीके से हमारा लेटरल शिफ्ट निकल रहा है। अरे कहानी समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो छापो, यही है तुम्हारा लेटरल शिफ्ट। किताब वगैरह है किसी के पास तो देख लो, लिखो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, when light rays incident on a glass slab, when light rays incident on a glass slab, when light rays incident on a glass slab, comma incident ray and emergent ray, incident ray and emergent ray, incident ray and emergent ray become parallel after refraction. Incident ray and emergent ray become parallel after refraction. Incident ray and emergent ray become parallel after refraction. Full stop. उसके बाद लिखो the perpendicular distance between the perpendicular distance between these parallel rays, the perpendicular distance between these parallel rays, the perpendicular distance between these parallel rays is known as lateral shift, is known as lateral shift, is known as lateral shift, is known as lateral shift. तो क्या दूसरा? lateral displacement.